दिमाग नहीं, आपके पास दिमाग नहीं ना, तो एक टाइम के बाद बेचारे का सच में दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। लेकिन किसी जो नर्वस रहता है, लेकिन उसी बार कही कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है ना, तो फिर धीरे धीरे वो पॉजिटिव एनर्जी शरीर में इंक्रीज होने आती है, आती है। इसलिए बेटे ना किसी को भी बहुत ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि बॉडी में दो ही तरह की एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब मैटर ये करता है कि आप अपने अंदर कौन सी ऊर्जा को ज़्यादा बाहर रखना चाहते हैं, या आपके आसपास के लोग किस तरह के हैं। अब पता चला कि मनीष के आसपास के सारे लोग ही ऐसे हैं, इसीलिए तो बेचारे इतने अच्छे पढ़ने में थे वो। आप लोगों की वजह से उनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। अब ऐसा कोई नहीं करेगा, सब लोग ये बोलेंगे कि वो सबसे तेज हैं और वो सबसे सीनियर हैं। नॉलेज में इसलिए किसी को भी, इसीलिए कहते हैं ना कि अपने पास हमेशा पॉजिटिव लोगों को रखिए, जो हमेशा आपसे पॉजिटिव बातें करे, एनर्जेटिक बातें करे, तो आप हमेशा एनर्जेटिक होते जाएंगे, आपके अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगी। और अगर कोई आपको बार बार आपकी कमियां बताए ना, तो ऐसे लोगों से दूर भाग जाइए। नहीं तो फिर सच में धीरे धीरे आपको अपने अंदर कमियां महसूस होने लगेंगी, आपको लगेगा सच में मेरे अंदर है ऐसा, होने लगी है। कितना आप लोगों ने भ्रमित कर दिया। कोई तो होना चाहिए जो कमी बताए, मुझे सुधार। लेकिन रोज बताने वाला भी होना चाहिए ना, रोज नहीं बताना जी है। मैम, हाँ जैसे मैम आप हफ्ते में एक दिन क्लास लेती है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभी बताइए कि हाँ आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी कमियां हैं। अब हर रोज कमियां बताएंगे ना, तो फिर वो नींद भावना से ग्रस्त हो जाएगा। और कमियां भी बतानी है तो बहुत प्यार से, थोड़ा सा है, इसको बस कुछ भी नहीं है, आप जब चाहे इम्प्रूव कर लेंगे, फिर तो आप एकदम बेस्ट हो जाएंगे, तो वो पॉजिटिव लगता है। अच्छा थोड़ा सा ही तो है, अब बार बार कहेंगे ना तो फिर वो ज़्यादा लगने लगता है। तो इसलिए आज हम लोग आ रहे हैं समावेशी विकास पर, नया चैप्टर। हाँ, नया चैप्टर समावेशी एवं सतत विकास। अच्छा, कल के क्वेश्चन नहीं हुए थे? जी मैम। क्या क्वेश्चन हो गए? जी मैम। क्वेश्चन भी लेते हैं पहले। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वैदेशिक क्षेत्र। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है बहुत शानदार। IS 2021 का क्वेश्चन है और उत्तर कूट की सहायता से देना है। धैर्यपूर्वक सुने और फिर उत्तर बताएं। क्वेश्चन है, किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, मतलब अगर आप मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं तो उसका अनिवार्य रूप से क्या इम्पैक्ट आएगा। तो कल आपने बड़े विस्तार से पढ़ा है इसको, तो आप बताएं। पहला पॉइंट, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता है अवमूल्यन। दूसरा, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है अवमूल्यन। तीसरा, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है अवमूल्यन। अब आपको बताना है केवल पहला, पहला दूसरा, केवल तीसरा, दूसरा तीसरा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम मैम सुन रहे हैं। पहला तीसरा में समान होगा। अभी जी पहला तीसरा है ऑप्शन। पहला तीसरा का ऑप्शन नहीं है, तीसरा केवल तीसरा होगा क्या? फिर से एक बार बताइए। फिर से सुनिए। पहला ऑप्शन, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है अवमूल्यन। दूसरा, घरेलू मुद्रा के विदेशी मुद्रा मूल्य, मतलब जो विदेशी मूल्य है को बढ़ाता है। घरेलू मुद्रा इसका मूल्य विदेशी मुद्रा के सापेक्ष में बढ़ता है, कम हो जाता है। ये तो एकदम गलत है, सरासर गलत है। तो दूसरा तो हो नहीं सकता, और दूसरा आपका 1-2 ऑप्शन में भी है और 2-3 में है, इसका मतलब ये तो हट गया। अब या तो केवल पहला होगा या तो केवल तीसरा। तीसरा है, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। सबसे बेस्ट उत्तर देना है, सबसे सही जो होगा, केवल पहला या केवल दूसरा। दूसरा होगा। अरे केवल पहला या केवल तीसरा, दूसरा तो होगा ही नहीं। केवल तीसरा। कितने लोग केवल तीसरा बताएंगे? क्या किसी का पहला भी है? मैम क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है बेटे कि अगर मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो अनिवार्य रूप से क्या इम्पैक्ट आप देखेंगे, बताएं। तो पहला है, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा देता है। दूसरा है, घरेलू मुद्रा केवल पहला से। मैंने बताया था जब आपकी वस्तु और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी तो आपकी की वस्तु और सेवाओं का डिमांड बढ़ जाएगा, तो बाकी वस्तु और
सेवाएं उसके सापेक्ष में पीछे रह जाएंगी, यानी कि आप प्रतिस्पर्धा में आगे हो गए। ये तो एकदम 100% सही है, अभी कल ही समझाया आप लोगों को, फिर भी कंफ्यूज हो गए। तो ये सही है ना। और वो व्यापार घाटे को सही करने में मदद करता है, ठीक ना। हाँ, तो संतुलन ही होता, लेकिन ऑप्शन में अगर 1-3 का होता तो 1-3 सही हो जाता, लेकिन जब पहला आपका बेस्ट है और वो होने की 100% संभावना है तो तीसरे पे क्यों जाना। देखिए आईएएस का क्वेश्चन आती है गलत किया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएएस 2020 का है, हल्के में ना लीजिए, सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है, जैसे आपका कोरोना आया था, होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य या नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है। अब अतिशयोक्ति पे ना जाइएगा, कह रहा है कि अगर फिर से वैसा आ जाए, वित्तीय आपात आ जाए, तो कौन सी चीजें हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को थोड़ा उभारने में मदद कर सकती हैं, थोड़ा स्थिति बेहतर कर सकती हैं। फिर से पढ़ दे रही हूँ, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य और नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं, कुछ उन्मुक्ति प्रदान करेंगी, सबसे ज्यादा संभावना कौन सा हो सकता है। पहला, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। दूसरा, कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। तीसरा, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। अब आपको बताना है केवल पहला, केवल दूसरा, या दो, मतलब पहला दूसरा या तीनों। तीसरा बताएं, केवल पहला, केवल तीसरा, पहला दूसरा या तीनों। पहला क्या है? पहला क्या है? पहला है बेटी अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर ना रहना, यानी कि जो शॉर्ट टाइम के लिए लोन मिलते हैं उस पर ना निर्भर रहें, आप उसको ना लें, मतलब उस पर निर्भरता को अपने कम करें। दूसरा, कुछ और विदेशी बैंकों को शुरू कर दें। तीसरा, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। अब आपको नहीं बेटी, दूसरा तो बिल्कुल नहीं होगा। विदेशी बैंक बोल के आपको क्या मिलेगा? ये तो खाली कंफ्यूज कर रहा है, बस खाली भ्रमित करने के लिए कर रहा है। पहले तीसरे का ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन होता तो मैं तीसरा अपनी पूंजी परिवर्तनीयता बनाए रखे। अच्छा ये बताइए, वो कह रहे हैं कि अल्पकालीन ऋण ना लीजिए, इसका मतलब दीर्घकालीन ऋण लीजिए जो लंबे समय के लिए मिले, जो आपको अभी नहीं देना, आपको पैसा भी मिल गया, क्योंकि संकट है, आप अपना काम कर लीजिए, आपको तो बहुत समय बाद वो वापस करना है, तब तक फिर स्थिति अपनी सुधार लेंगे, तो सबसे अच्छा चीज क्या है? पहला ही है ना। तीसरा, तो रुपए को परिवर्तनीय बना दीजिए, लेकिन अर्थव्यवस्था ही ठप्पा है, तो परिवर्तनीय बना के क्या फायदा होगा? तत्काल जिससे आपको फायदा हो सकता है वो है कि अभी ऋण ले लीजिए लंबे टर्म के लिए और अपना सारा काम कर दीजिए, और जब आएगा तब देखा जाएगा, तब तक कुछ व्यवस्था हो जाएगी। ये टेक्निकल है ना, आईएएस के क्वेश्चन ऐसे नहीं थे, सब पढ़ा हुआ है, आपको पढ़ा चुकी लॉन्ग टर्म लोन क्यों लिए जाते हैं, विकासशील देश, अल्प विकसित देश या जो संकट में है उनके लिए सही होता है, बता चुकी हूँ। और पैसे की परिवर्तनीयता मैंने कहा आसानी से बदला जा सके, लेकिन जब अर्थव्यवस्था ही पूरी दुनिया की ठप्प है तो आसानी से बदल के भी आप किससे बदल लेंगे जब चल ही नहीं रहा, काम ही नहीं हो रहा। दूसरे देशों का भी तो बस वही है ना, दिमाग सब कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आईएएस के ऐसे नहीं एक चैप्टर से नहीं होंगे, वो कई चैप्टर के उससे जुड़े होंगे, जो एक थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग लगता है, थोड़ा गुणा गणित करना जानता है, वही हल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका आईएएस 2020 का क्वेश्चन है। बताएंगे भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाएगी? कोई एक पॉइंट की उसकी विशेषता मानी जाएगी। पहला, यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश केवल आप सूचीबद्ध कंपनियों में ही पूंजीगत साधनों में किए निवेश को ही मानेंगे? दूसरा, यह मुख्यतः ऋण सृजन न करने वाला पूंजी प्रवाह है, मतलब आप इससे किसी के उधार नहीं होंगे। तीसरा, यह ऐसा निवेश है जिससे ऋण समावेशन अपेक्षित होता है, यानी कि आप किसी के उधार हो जाएंगे। और चौथा, यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है।
क्या सरकारी प्रतिभूतियों में ही निवेश करेंगे तभी माना जाएगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? पढ़ चुके हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बोझ मत लीजिए, हल्के में लीजिए। फिर से एक ही कोई सही है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सही है, दूसरा एकदम करेक्ट है। क्योंकि जब आप निवेश कर रहे हैं यानी कि आप पैसा लगा रहे हैं तो आप ऋण नहीं दे रहे हैं बल्कि अपनी हिस्सेदारी उसमें व्यक्त कर रहे हैं। अब हमें फायदा होगा तो हम आपको देंगे, नुकसान होगा तो आपको नहीं देंगे, यानी कि हम ऋण से बचे हुए हैं ना। कितना आसान था, फिर भी आप लोग ना उसको ज़्यादा बोझिल तरीके से ले लिए। बाकी सिर्फ फंसाने का एक वो है तरीका और कुछ भी नहीं है। उत्तर बहुत आसान होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी IAS 2019 का है। पूंजीगत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टेट बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्य पत्र, बचत पत्र या सहभागिता पत्र। सहभागिता पत्र, क्योंकि वो क्या सहभागी बनते हैं ना। अभी कल आपने पढ़ा कि ज्यादा क्या करेंगे तो निदेशक मंडल में निर्णय लेने का उनको पावर मिल जाएगा और कम करेंगे तो फिर निर्णय लेने का पावर नहीं मिलेगा, लेकिन हिस्सेदारी उनकी रहेगी। तो आसान था ना। चौथा सहभागिता पत्र, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपए की परिवर्तनीयता से आप क्या समझते हैं? IAS 2015 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना, दूसरा रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना, तीसरा रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने के स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। रुपए का दूसरी मुद्रा में, दूसरी मुद्रा का रुपए में आसानी से परिवर्तन हो जाए, वही है परिवर्तनीयता। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका IAS का ही है। भुगतान संतुलन के संदर्भ में किससे या किन से चालू खाता बनता है? पढ़ाई हूँ। चालू खाता के संदर्भ में कौन सा है जो आपको मतलब बताना है? किससे चालू खाता किस से बनता है? पहला ऑप्शन है व्यापार संतुलन से, दूसरा ऑप्शन है विदेशी परिसंपत्तियों से, तीसरा ऑप्शन है आदृश्यों का संतुलन और चौथा ऑप्शन है विशेष आहरण अधिकार। आप ए में है केवल पहला, बी में है केवल दूसरा तीसरा, सी में है केवल पहला तीसरा और डी में है पहला दूसरा चौथा। पहला तीसरा। वेरी गुड, पहला तीसरा। मैंने बताया था ना चालू खाते में दृश्य और अदृश्य दोनों मदे आती हैं। तो व्यापार संतुलन में बता दिया वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, और अदृश्य में आपको पता ही चल गया सेवाओं का आदान प्रदान होता है। तो वही दोनों मिला करके क्या बनते हैं? चालू खाता बनता है। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी IAS का है। निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? कौन कौन सी चीजें हैं जो पूंजीगत होंगी, मौद्रिक नहीं होंगी? पूंजीगत पढ़ा चुकी ना, मौद्रिक नीति, पूंजीगत नीति या पूंजी बाजार। तो आपको बताना कौन कौन से जो पूंजीगत लेखा की रचना करेंगे। पहला है विदेशी ऋण, दूसरा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तीसरा है निजी प्रेषित धन, चौथा पोर्टफोलियो निवेश। अब आपको बताना है क्या सही है। ए में है पहला दूसरा तीसरा, बी में है पहला दूसरा चौथा, सी में है दूसरा तीसरा चौथा और डी में है पहला तीसरा चौथा। सी ऑप्शन दूसरा तीसरा चौथा। दूसरा तीसरा चौथा। अच्छा, पहला नहीं होगा। विदेशी ऋण से हम कोई पूंजी निवेश बना सकते हैं। बना सकते कि नहीं? पहला होना चाहिए कि नहीं? बताएं। ऑप्शन में फिर से एक बार बताएं। फिर से ले लीजिए। आपको बताना कौन कौन से हैं जो पूंजीगत लेखा की रचना करते जी हैं। मैम, हाँ। तो पहला है विदेशी ऋण, हाँ, ये तो- दूसरा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये भी हो सकता है। तीसरा है निजी प्रेषित धन, आप निजी रूप से किसी को पैसा भेज रहे हैं, और चौथा है पोर्टफोलियो निवेश। पहला दूसरा चौथा। पहला दूसरा चौथा। एकदम सही है। चौथा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भी होगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से तो होगा, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पूंजीगत चीजें बनेंगी, और प्लस आप किसी से पैसा लेकर के भी पूंजीगत चीजों का सृजन कर सकते हैं। लेकिन हम निजी रूप से किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो नहीं माना जाएगा। तो केवल और केवल तीसरा नहीं है। देखिए सब कुछ पड़ा हुआ है, अगर आपका दिमाग खुला है तो आप IAS के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन बशर्ते अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो, नहीं तो आगे चल के ना सब खिचड़ी बन जाएगा और कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे मैं देखती हूँ ना, पिछले साल जिन बच्चों ने पढ़ा था उसमें से केवल मुझे इक्का दुक्का बच्चे दिखते हैं, जबकि रिवीजन बहुत जरूरी है। आप लोगों को इस साल में कितनी समस्या हो रही है,
लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि नहीं हमने एक साल पढ़ा तो दोबारा क्या वही पढ़े। दोबारा वही पढ़ना तो पहली बार पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बार आप समझते हैं, दूसरी बार जब आपको याद होता है, तीसरी बार वो आपके दिमाग में अच्छे से घुसता है, तो एक बार नहीं कम से कम 5-6 बार पढ़िए, तब जा करके एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ। अब यहाँ एग्जाम में नहीं है ना, तो तुक्का उक्का मार के कर ले रहे हैं। अभी भी एग्जाम होता है ना, एक क्वेश्चन आप लोग हल नहीं कर पाते, जो हालत आप लोगों की है मुझे पता है। इतना मोटिवेट करने के बाद आप लोग मेरे सामने इतना बोल पा रहे हैं, वहाँ तो कोई मोटिवेट नहीं करेगा, वहाँ तो स्वतः ही होना है। और क्वेश्चन देखने के बाद ना सारा मोटिवेशन पानी में चला जाएगा। और वो कब आएगा? जब उसको कई बार पढ़े रहेंगे और आपको 100% श्योर रहेगा नहीं ये तो होगा ही होगा। वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम उसको बार बार पढ़ते हैं, आंखों के सामने से गुजारते हैं, कान से सुनते हैं, देखते हैं, तो ठीक ना। तो सारे आईएएस के क्वेश्चन थे, आप लोगों ने सॉल्व किया, अच्छा प्रयास किया, बहुत बढ़िया। अब आज का हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, समावेशी एवं सतत विकास। बता सकते हैं समावेशी क्या होता है? भविष्य को देखते हुए और समावेशी क्वेश्चन है बच्चा, समावेशी क्या है? सभी के साथ लेके चलना। सतत का मतलब होता है कि आप भविष्य के लिए भी स्वास्थ्य, मानसिक, शारीरिक सब तरीके से होगा। हाँ, यानी कि निम्न वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक समावेशी मतलब सबका जिसमें समाहित हो विकास, वो विकास होता है समावेशी। तो शब्द बहुत अच्छा है, समावेशी और सतत दोनों बहुत ही अच्छे हैं। आज का चैप्टर ही है आपका समावेशी और सतत विकास। और सतत विकास। समावेशी और एवं सतत विकास, इसको इंक्लूसिव और इसको कहते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लगा देते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हमने क्या अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए रखा। तो ये है आज आपका चैप्टर। तो समावेशी का मतलब तो आप लोग समझ गए हैं, लेकिन फिर भी एक पैराग्राफ लिख लीजिएगा। समावेशी विकास, विकास की वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत समावेशी विकास, विकास की वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत, यस बेटी आइए। अच्छा कौन है यहाँ पे? नहीं है बेटी, आपने क्या लिखा? समावेशी विकास, विकास की वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत समाज के वंचित वर्गों को, जिसके अंतर्गत समाज के वंचित वर्गों को, वंचित वर्गों को विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है, विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। धारा से जोड़ा जाता है, समावेशी विकास कहलाता है। जोड़ा जाता है, समावेशी विकास कहलाता है। समावेशी विकास से तात्पर्य, समावेशी विकास से तात्पर्य समाज के सभी वर्गों का विकास है। समावेशी विकास से तात्पर्य समाज के सभी वर्गों का विकास है। समाज के सभी वर्गों का विकास है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। समावेशी विकास उस स्थिति को इंगित करता है, समावेशी विकास उस स्थिति को इंगित करता है उस स्थिति को इंगित करता है जहां सकल घरेलू उत्पाद को, जहां सकल घरेलू उत्पाद की उच्च समृद्धि दर, जहां सकल घरेलू उत्पाद की उच्च समृद्धि दर, उच्च समृद्धि दर
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की उच्च समृद्धि दर, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की उच्च समृद्धि दर में उत्पाद की उच्च समृद्धि दर में परिलक्षित हो तथा इसके साथ ही धन एवं आय के वितरण की तथा इसके साथ ही धन तथा आय के वितरण की असमानताओं में कमी आए, असमानताओं में कमी आए, समावेशी विकास को गति एवं समावेशी विकास को गति एवं विकास की संरचना के रूप में गति एवं विकास की संरचना के रूप में भी परिभाषित किया जाता है या किया जा सकता है। विकास की गति एवं विकास की संरचना के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात समावेशी विकास वह गति है, अर्थात समावेशी विकास वह गति है जिसके साथ कोई अर्थव्यवस्था निरंतर आगे बढ़ती है। अब बात समझ में आया? समावेशी विकास का मतलब होता है कि आप सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाइए प्लस उसके परिपेक्ष में प्रति व्यक्ति उत्पाद भी बढ़ना चाहिए और इसके साथ साथ आय का जो असमान वितरण है वो भी कम होना चाहिए। अन्यथा आप देखिए, मान लीजिए कि आपका ओवरऑल राष्ट्रीय जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन जब उसे आप प्रति व्यक्ति आय से करते हैं भाग तो क्या होता है, प्रति व्यक्ति मतलब टोटल जनसंख्या से जब भाग करते हैं तो बहुत कम हो जाता है ना। और ऐसे में आप देखेंगे कि कुछ लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है और कुछ लोगों के पास बहुत कम होता है, लेकिन आप भाग देंगे तो सब में आप एवरेज बांट देते हैं, लेकिन वो होता नहीं है, होता कुछ लोगों के हाथों में ही और बाकी लोगों के पास बहुत कम होता है। तो ऐसे में आय का जो मतलब असमान वितरण है इसको क्या कम करना चाहिए, तभी जा करके समावेशी विकास संभव हो पाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। रीडिंग कीजिएगा, समावेशी विकास के संघटक और एक तत्व। समावेशी विकास के संघटक और एक तत्व कौन कौन से हैं जो समावेशी विकास के संघटक हैं? जैसे शॉर्ट में भी डायग्राम बना के लिख सकते हैं। ऐसे समावेशी विकास के संघटक, इसमें बहुत सारे संघटक हैं, जैसे तीव्र आर्थिक वृद्धि एवं गरीबी न्यूनीकरण, तीव्र आर्थिक वृद्धि एवं गरीबी न्यूनीकरण, गरीबी न्यूनीकरण। दूसरा है रोजगार सृजन,
रोजगार सृजन। इसके बाद है आवश्यक सेवाओं तक पहुंच। आवश्यक सेवाओं तक पहुंच। आवश्यक सेवाओं तक पहुंच। आय का समान वितरण। आय का समान वितरण। सामाजिक न्याय और अधिकारिता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता। नेक्स्ट, क्षेत्रीय असंतुलन में कमी। क्षेत्रीय असंतुलन क्षेत्रीय असंतुलन में कमी। नेक्स्ट, पर्यावरणीय संधारणीयता। संधारणीयता। नेक्स्ट, लैंगिक समानता। लैंगिक समानता। लास्ट, अभिशासन या सुशासन। सुशासन भी लिख सकते हैं, अभिशासन भी लिख सकते हैं। इतने सारे हैं समावेशी विकास के संघटक। आप हेडिंग लीजिएगा। पहला, तीव्र आर्थिक वृद्धि और गरीबी न्यूनीकरण। तीव्र आर्थिक वृद्धि और गरीबी न्यूनीकरण। समावेशी विकास के लिए गरीबी निवारण अत्यंत आवश्यक है। समावेशी विकास के लिए गरीबी निवारण अत्यंत आवश्यक है। गरीबी निवारण अत्यंत आवश्यक है। समावेशी विकास को सुनिश्चित करने हेतु समावेशी विकास को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है। समावेशी विकास को सुनिश्चित करने हेतु सरकार गरीबी को दूर करने के लिए समावेशी विकास को सुनिश्चित करने हेतु सरकार गरीबी को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। निरंतर प्रयासरत है। गरीबी समावेशी विकास को सुनिश्चित करने हेतु सरकार गरीबी को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बात समझ आ रहा है? अगर आपको समावेशी विकास करना है तो सबसे पहले तो आपको अपना तीव्र आर्थिक विकास करना पड़ेगा, उसके साथ साथ गरीबी को घटाना पड़ेगा। जब तक आप गरीबी को घटाएंगे नहीं, आर्थिक विकास करेंगे नहीं, तब तक समावेशी विकास संभव ही नहीं है। और जब आपके पास जनसंख्या इतनी बड़ी हो और उसमें से बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे हो, कुपोषण का शिकार हो, शिक्षित ना हो, प्रशिक्षित ना हो,
इस तरह की अगर समस्या है तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इतने में समझ जाएंगे या लिखवा दें? समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रोजगार सृजन। अब आपको ये भी पता होगा कि गरीबी दूर करने के लिए और आर्थिक विकास करने के लिए लोगों का उनको क्या करना पड़ेगा? रोजगार देना पड़ेगा। जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, उनके हाथ में पैसा नहीं आएगा, तब तक वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, मकान और बहुत मूलभूत जो आवश्यक आजकल हो गई हैं चीज़ें, वो सब कर नहीं पाएंगे। और जब तक ये कर नहीं पाएंगे तब तक आपका ये सतत विकास और ये जो समावेशी विकास है ये भी संभव नहीं हो सकता। तो बड़े पैमाने पे क्या करना होगा? रोजगार का सृजन, जो कि आजकल बहुत कम है और बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। हर तरह की बेरोजगारी बड़े पैमाने पे इस समय भारत में है, जिसके लिए आप देखते हैं आए दिन प्रदर्शन, हर राज्य में समस्याएं हैं और सरकार जितना पैसा इन समस्याओं को दबाने पे और इन सब चीज़ों पे लगाती है उतना उससे कम में शायद कम आप सैलरी वाले ही जॉब दीजिए तो ज़्यादा टीचरों के निकलवा दीजिए आप वैकेंसी, सैलरी थोड़ा कम कर दीजिए, बहुत सारे लोगों को कम से कम उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरे करने की वो तो मिल जाए। ऐसे लाखों लोग बेरोजगार पड़े हैं, कुछ लोगों को मिलता है, कम से कम थोड़ा कम कर दीजिए और बाकी वैकेंसी बढ़ा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाए। आज कौन नहीं करना चाहता रोजगार, बस उसे मिल जाए प्राइवेट या सरकारी में, तो हर कोई करना चाहता है। नेक्स्ट हेडिंग है आवश्यक सेवाओं तक पहुँच। मैं इसमें ऐसे हेडिंग के लिख दें? हाँ, हेडिंग क्या करिए, चाहे समझा दें आप लोगों को। आवश्यक सेवाओं तक, आवश्यक सेवाओं तक पहुँच, क्या लिखवा दें या समझा दें? आवश्यक सेवाएं, भोजन सही, ज़्यादातर वही है। आवश्यकताएं जितनी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा भोजन हो, शुद्ध पानी हो, अच्छी शिक्षा हो, स्वच्छ वातावरण हो और रोजगार हो, उनके पास अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, जीवन स्तर अच्छा हो, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। जैसे पहले तो रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित है, लेकिन अभी पानी भी स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो रोटी कपड़ा मकान रख के क्या करेगा अगर पानी शुद्ध नहीं है, इंसान हमेशा बीमार रहेगा। फिर उसे स्वच्छ इन्वायरमेंट भी चाहिए, साफ सफाई चाहिए, गंदगी नहीं चाहिए। इसके अलावा उसे स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब जो जरूरतें हैं, फिर रोजगार भी चाहिए। तो इन सबको ध्यान में रख के जब काम किया जाएगा तो होगा आवश्यक सेवा तक पहुँच, लोग तभी पहुँच पाएंगे। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय और अधिकारिता। अगला आय का समान वितरण। आय का समान वितरण क्या मैं हेडिंग आय का समान वितरण। हाँ, आय का समान वितरण है। जैसे आप सभी को पता है भारत में पैसा कम नहीं है, लेकिन आय का असमान वितरण है। कोई राजा है और कोई भिखारी या और वैसे शब्द यूज करें तो रंग, यानी कि कोई यहाँ टाटा बिरला अंबानी है जो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, तो कोई यहाँ ऐसे हैं जो फुटपाथ पे पड़े हैं, ना जिनके पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो इतनी ज़्यादा आय की असमानता, मतलब एक जिसको कहते हैं जमीन आसमान का अंतर है। एक ऐसा राजा है जो दुनिया में किसी भी देश में फ्लैट ले सकता है, एरोप्लेन से आ जा सकता है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास आज रहने के लिए छत नहीं है। तो इतना ज़्यादा आय की असमानता है। जब तक इस असमानता को कम नहीं करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं उनका पैसा छीन के इनको दे दीजिए, ये जैसे होता है साम्यवादी समाजवादी में इस तरह की चीज़ें चलती है ना। लेकिन यहाँ कहने का मतलब है कि जो बहुत पिछड़े हैं उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ ऐसे कार्यक्रम, ऐसी चीज़ें लेके आइए कि वो भी थोड़ा जीवन स्तर उनका अच्छा हो जाए। जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो उन्हें मुहैया कराइए आसानी से, ताकि वो भी उनके बच्चे भी पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनका भी मानसिक शारीरिक विकास हो, उन्हें भी अच्छा भोजन मिले। कम से कम ऐसे गंदगी में फुटपाथ पे जो ऐसे पड़े रहते हैं ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति सिर्फ यही नहीं, इतने छोटे से शहर में, यहाँ बड़े बड़े चले जाइए, मुंबई शहर में चले जाइए, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, जो हालत है फुटपाथों पर आपको सैकड़ों लोग सोते पड़े मिलेंगे। कितने लोग गाड़ी और कुछ भी चढ़ा देते हैं उनके ऊपर, ना उनके पास कपड़े हैं ढंग के, ना तो छत है, ना भोजन है, कुछ भी नहीं है मूलभूत आवश्यकता के यहाँ पर। नेक्स्ट आपको मैंने क्या बताया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता,
यानी कि सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। क्या सामाजिक न्याय होता है? बहुत बड़ी समस्या है। आप हम कहते तो जरूर हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों की मानसिकता अभी भी ऊंच नीच वाली भावना से ग्रसित है। धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के उनकी सोच अच्छी नहीं है। और हर किसी, आप अगर बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं ना, तो आप थोड़े से और भी उसमें से भी पढ़े लिखे व्यक्तियों के दिमाग तो और भी संकीर्ण रहते हैं। बहुत कम लोग ही रहते हैं जिनके, देखिए पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता। हमारे यहाँ पढ़ने का मतलब क्या है? 6 वर्ष से प्लस का वो लिखना और पढ़ना जानता हो, वो शिक्षित है। अरे शिक्षित का मतलब होता है कि जिसके पास सोचने की क्षमता हो, समझने की क्षमता हो, जो सच्चाई को, गलत चीजों को समझता हो, जो समझता हो कि जाति पाति और ऐसे धर्म ये सब कुछ भी नहीं, सिर्फ राजनीति है। हमेशा लोगों को बांटने का, उनको उनके ऊपर शासन करने का, उनका शोषण करने की राजनीति है, बहुत गंदी राजनीति, जो एंशिएंट काल से लेके आज तक चली आ रही है। लेकिन हम आप जैसे मूर्ख लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। सोचिए सदियों से वो हमारे दिमाग को ऐसा कैप्चर किए हुए हैं और हम उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे कि नहीं, हम उच्च जाति के लिए, निम्न जाति का है, मेरा धर्म अच्छा, उनका नहीं अच्छा, मेरी संप्रदाय सबसे बढ़िया, उनकी नहीं अच्छी, जबकि कुछ नहीं है। सिर्फ बांटो राज करो की एक नीति है जिसके तहत और शोषण करने का एक व्यवस्था है, और वो अभी भी चला रहा है। और कितनी सदियों तक चलेगा पता नहीं, ईश्वर ही जाने, क्योंकि अभी भी हम उस मानसिकता से बाहर नहीं निकलना चाहते। जो थोड़े भी कट्टर किसी भी धर्म के बच्चे या व्यक्ति होंगे, ये कहेंगे हमारा धर्म सबसे अच्छा, हमारी जाति सबसे अच्छी। अरे जाति है क्या, धर्म है क्या, देखा ही है आपने? बस आपने किसी ने आपके ऊपर चिपका दिया, आपके पूर्वज ढोते आ रहे हैं, आप भी ढो रहे हैं, क्या अलग है आप में बाकियों में? ये मतलब इतनी सारे, अभी यहाँ इंसान बैठे, कोई यहाँ खड़े होकर बता दे इसमें से कौन सा बच्चा किस कास्ट का है, कहीं लिखा है क्या? इतने अच्छे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, लेकिन नहीं, जाति और धर्म के नाम पे सबको बांट देते हैं और फिर उनके साथ भेदभाव करते हैं। ये क्या, एक जो बड़े सोच वाले लोग होते हैं ना, संकीर्ण मानसिकता के लोग, जिन्हें शोषण करना, संकीर्ण नहीं, बड़े ब्रॉड मानसिकता होते दिमाग के, जो सदियों पहले जो उन्होंने नियम बनाया, आज तक आप उससे बाहर नहीं निकल पाए। तो वो बुद्धिमान थे कि आप इतना ज्यादा उनके पास दिमाग था कि आज भी उससे बाहर नहीं निकल पाए। आप कपड़े के पहनावे से, चेहरे के मतलब बनावट से, जैसे कोई दाढ़ी रखता कोई नहीं रखता, आप उसको बांट देते अलग, इनका कपड़ा ऐसा, तो ये जैसे ब्लैक कलर का जो पहनते हैं लोग, महिलाएं अक्सर इस्लाम धर्म में, वो देखिए हम बोल देते ना कि वो मुस्लिमों का ड्रेस है, ऐसे ड्रेस हो तो हिंदुओं का है, कुछ और हो तो वो क्रिश्चियंस का है। तो मतलब अजीब सा मानसिकता आपकी बन गई है, नजरिया बन गया है, वो आपको कभी एक नहीं होने देगा। और इसी का फायदा हमेशा लोग उठाते हैं, आपका फायदा उठाते हैं नेता, हमेशा बड़े लोग उठाते हैं। राजा लोग पहले उठाते थे, अब जो दूसरे रूप के राजा है वो उठाते हैं। जब देखो तब कोई राम मंदिर का नाम लेगा, कोई मस्जिद का नाम लेगा, उसी पे वोट लेगा। कोई शिक्षा की बात नहीं करता कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, कोई रोजगार की बात नहीं करता कि रोजगार क्यों नहीं निकल रहे, कोई ये बात नहीं करता कि जो आधारभूत संरचना है उनका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, कोई ये बात नहीं करता कि गरीबी दूर क्यों नहीं हो रही है, कोई ये बात नहीं करता समाज में जो ये गंदगी है ये हम साफ करने का क्यों प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोई ये बात नहीं करता कि जनसंख्या जो इतनी तेजी से हम बढ़ा रहे हैं उस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा। कोई इस पे कोई भी नेता बात करते तो आपको दिखे नहीं दिखता है। ऐसे मूल्य की बात करते ना जहाँ आप दिल से, इमोशन से जुड़े रहते, वो आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, जबकि ये गलत है। विकास करना चाहिए। आप जिस पोस्ट पे हैं, जिस जगह पे हैं, ठीक है, आपको करना है भ्रष्टाचार, करप्शन, लीजिए पैसा, खाइए, अपना जेब भरिए, लेकिन कम से कम बांट के लोगों को इस तरह से दूर तो मत कर दीजिए कि वो कभी एक ना हो पाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। फायदा लेना है ले लीजिए आप, लेकिन दिलों से लोगों को इस तरह से नहीं बांटना चाहिए। जिसका बहुत, जैसे एक एक्ट आया था जब पहली बार मुस्लिम लोगों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था, मार्ले मिंटो, उस समय मार्ले मिंटो जो थे, इन्होंने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसकी जहर विषैली दांतों का असर भविष्य में देखने को मिलेगा। और उसी का असर है कि भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए, और उसी का असर है कि आज तक वो अलग नहीं हो पाए। वो एक मतलब उन्होंने बोया 1905 में, और वो आपका 2025 चल रहा है, शताब्दियों गुजर गए, लेकिन वो जो जहर उन्होंने घोला दिमाग में वो आज तक खत्म नहीं हुआ। तो ऐसा जहर ना खोलिए, जितना शोषण करना कर लीजिए, लेकिन कम से कम लोगों को बांटिए मत कि वो कभी एक ना हो पाए, ये गलत है। चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग था आपका असंतुलन में कमी। जैसे आपने देखा बड़े बड़े जो आपके महानगर हैं वहाँ पे विकास बहुत ज़्यादा है, या जो आपके तटीय इलाकों के राज्य हैं या जो बंदरगाह हैं वहाँ पे विकास बहुत ज़्यादा है,
लेकिन अगर आप मैदानी बेल्ट की बात करें तो यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। बिहार में देख लीजिए, कुछ जिले ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे भी आपको जाने के लिए साधन नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपको लोगों की मतलब शिक्षा की निम्न स्तर है। आपने 2021 की जनगणना पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि सबसे कम साक्षरता महिला पुरुष की बिहार में। तो यहाँ मैदानी बेल्ट में आपको शिक्षा भी सबसे खराब रहेगा, लैंगिक अनुपात भी सबसे खराब रहेगा, यहाँ पे जीवन स्तर भी सबसे खराब रहेगा, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय भी सबसे खराब रहेगा। सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा खराब। लेकिन शिक्षा अच्छी देखनी हो, लैंगिक अनुपात अच्छा देखना हो और बाकी चीजें तो केरल में चले जाइए, तटीय इलाकों में चले जाइए, उन राज्यों की स्थिति बहुत बेहतर है। तो असमानता है कि नहीं? और जब तक असमानता रहेगी, क्या समावेशी विकास संभव है या सतत विकास संभव है? एक व्यक्ति है जो सोलर ऊर्जा से काम कर रहा है और एक व्यक्ति है जैसे आज भी खाना बनाने के लिए पत्तियां चुननी पड़ती हैं, लकड़ियां इकट्ठा करनी पड़ती हैं, कितना ज्यादा अंतर है। कोई माइक्रोवेव में खाना बना रहा है और कोई अभी भी ऐसे ही लकड़ियां चुन करके फिर मिट्टी के बर्तन में भी बना है। ऐसे भी पिछड़े इलाके हैं अभी। तो जब तक ये समानता नहीं लाई जाएगी, इनके बीच जो ये खाई है इसको नहीं भरा जाएगा, समावेशी विकास और सतत विकास केवल कहने की बातें रह जाएंगी। आगे नेक्स्ट हेडिंग क्या था आपका? पर्यावरणीय संधारणीयता। संधारणीयता का मतलब ही है सतत विकास। पर्यावरण में भी हमें ऐसा विकास करना चाहिए जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो, पर्यावरण लंबे समय तक एज इट इज अच्छे से बना रहे। इसी को क्या कहते हैं? संधारणीयता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही वो एक हिंदी वर्जन है। याद रखिएगा, पर्यावरण को हमेशा बनाए रखना अच्छा है, यानी कि हवा, पानी, मिट्टी और जितनी चीजें हैं उसको सही बनाए रखना। अगर ये सब सही नहीं रहेंगी, मान लीजिए आपके यहाँ जल में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है या आपकी हवा में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है या मिट्टी में उर्वरता नहीं है, तो क्या आप समावेशी विकास कर पाएंगे? क्या सतत विकास संभव होगा? नहीं संभव होगा। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है सतत विकास और समावेशी विकास के लिए। नेक्स्ट क्या है? लैंगिक समानता। लैंगिक समानता आप देखते हैं ना, अभी तो शहरों में स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी ऐसे इलाकों में चले जाइए जो पिछड़े हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का पूर्वी बेल्ट, बिहार में चले जाइए, पश्चिम बंगाल में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, वहाँ भी अभी भी बहुत ज़्यादा अंतर है। महिलाएं घर से नहीं निकलती। कितनी महिलाएं शादी के बाद उनके 1-2 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन वो घर के बाहर ऐसे नहीं जाते जब तक घर वाले कहीं लेके नहीं जाएंगे। मतलब वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती, ना तो उनकी शिक्षा अच्छी होती है, ना तो उनके पास कोई जागरूकता नाम की कोई चीज़ होती है, और ना ही मतलब उन्हें सामाजिक कोई ज्ञान होता है। वो बस खाना बनाने, खिलाने, बर्तन यही करने तक ही सीमित रहती हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है समाज से, दुनिया से और बाकी चीज़ों से। इतना ज़्यादा पिछड़ा है। और यही मुंबई और ऐसे बाकी शहरों में लड़कियां पढ़ लिख करके जॉब भी कर रही हैं, गाड़ियां भी चला रही हैं, आ जा भी रही हैं, कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर है। ये जो लैंगिक असमानता है, अगर इसको नहीं दूर करेंगे तो क्या समावेशी विकास या सतत विकास संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। और सतत विकास और समावेशी विकास हर क्षेत्र में, यानी कि सभी जगह। ऐसा नहीं कि बस आपने कह दिया कि हाँ हमारे यहाँ लोग पढ़ रहे हैं। आज़ादी भी होनी चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने के लिए दबाव जो है वो खत्म होना चाहिए, जैसे कि बॉयज़ को होता है। इस तरह से अगर ऐसा हो तो जो हुनर, जो काबिलियत, जो चीज़ें महिलाओं के अंदर दबी पड़ी हैं सदियों से, जो बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, वो भी जब बाहर आएगा तो फिर स्थिति बेहतर होगी कि नहीं? हर घर की होगी, घर की होगी तो अपने आप कंट्री की हो जाएगी। तो ये लैंगिक असमानता खत्म होना चाहिए, जो अभी भी बड़े पैमाने पे आप देखेंगे लिंगानुपात हरियाणा वगैरह का बहुत खराब रहता है। यानी कि हमारी मानसिकता कहीं ना कहीं अभी भी लड़कियों को लेकर के है कि उनको दुनिया में कम से कम आने देना है, अगर आते भी हैं तो खत्म कर देना है। यानी कि हम रोक रहे हैं ना एक लिंग को आगे बढ़ने से, दुनिया में आने से, उसके विकास से, जबकि योग्यता दोनों के अंदर है। सिर्फ हमारी मानसिक जो बीमारी है ना कि महिला नहीं, मतलब जो फीमेल हैं वो ज़्यादा योग्य हैं, महिलाएं उतनी योग्य नहीं है, सिर्फ इस सोच को अगर हम बदल दें और दोनों के ऊपर समान रूप से काम करें। आप देखेंगे अगर समान रूप से दोनों पे काम कर रहे हैं ना तो मैक्सिमम, हमेशा नहीं कहती, मैक्सिमम लड़कियां अपने भाइयों से या लड़कों से आगे ही निकल जाती हैं। किसी भी घर में आप देखेंगे अगर दोनों को समान रूप से पढ़ाया जा रहा है, समान रूप से केयर किया जा रहा है, तो मैक्सिमम लड़कियां ज़्यादा बेहतर करके दिखाती हैं, ये मैंने देखा है। और अगर ऐसा किया जाए तो क्या हर क्षेत्र में वो आगे आकर के स्थिति को बेहतर नहीं कर सकती, घरों की, देश की? और अभी आप देखिए हर जगह जब मौका मिल रहा है तो वो स्थिति बेहतर कर भी रही है, वो अपने आप को
वहाँ खड़ी भी कर रही हैं। बाकी चीज़ों के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ वो बाहर की जिम्मेदारियाँ भी बखूबी निभा रही है, जो समझदार है। और जो समझदार नहीं उसका गलत फायदा भी उठाते हैं, यानी कि गलत भी करते हैं। तो दोनों लोगों के लिए नेक्स्ट क्या है? सुशासन। अच्छा शासन, अच्छा शासन जरूरी है कि नहीं? जब सरकार के हाथ में सब कुछ उन्हीं को करना है। अगर हमारी सरकार अच्छी नहीं रहेगी, यही राजनीति करेगी, जाति की संप्रदाय की राजनीति करेगी, विकास की राजनीति नहीं करेगी, तो क्या देश का विकास होगा? नहीं होगा ना। यानी कि अगर शासन अच्छा है तो विकास बहुत तेजी से हो सकता है, समावेशी विकास हो सकता है, सतत विकास हो सकता है, क्योंकि पैसा और पावर उनके हाथ में है। वो उसका सदुपयोग करेंगे तो अच्छा होगा, दुरुपयोग करेंगे तो खराब होगा। और हमारे यहाँ मैक्सिमम क्या होता है? दुरुपयोग होता है, सदुपयोग नहीं होता। ये भी एक मतलब अगर अच्छा शासन हो तो सतत विकास और समावेशी विकास संभव है। अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें पीछे हो जाएंगी, प्रभावित हो जाएंगी। नेक्स्ट हेडिंग, समावेशी विकास के आयाम। समावेशी विकास के आयाम। समावेशी विकास के आयाम, इसमें समानता, सुशासन, विकेंद्रीकरण, समानता, सुशासन, विकेंद्रीकरण, समानता, सुशासन, विकेंद्रीकरण और संधारणीयता। ये 4 आयाम हैं। पहला समानता, दूसरा सुशासन, तीसरा विकेंद्रीकरण और चौथा है संधारणीयता। बात समझ में आई? समानता का मतलब समझ गए ना? सबके साथ समान व्यवहार करना, सबके लिए समान नीतियां बनाना, समान अवसरों का सृजन करना, समान रोजगार का सृजन करना। अगर आप समानता का भाव रखते हुए काम करते हैं तो समावेशी विकास संभव होगा। लेकिन अगर आप असमानता कर रहे हैं, मान लीजिए कि हिंदू वर्ग के लिए ज़्यादा छूट, अन्य अल्पसंख्यकों के लिए नहीं छूट, या जातियों में भी आप कर रहे हैं राजनीति, उच्च वर्ग के लोगों के लिए आप ज़्यादा छूट दे रहे हैं, और जो पिछड़े वर्ग हैं इनको दिखाने के लिए तो है, लेकिन रियल में आप उनके लिए कोई बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या समावेशी विकास संभव होगा या सतत विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप अभी भी देखते हैं मैक्सिमम अच्छी पोस्टों पे, अच्छी जगहों पे उच्च वर्ग के लोग आसीन होते हैं, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो इनको भी अवसर देना है, इनको भी आगे लेकर के आना है, तभी तो सबका विकास होगा। वो आपके हिस्से का नहीं ले जाएंगे, वो अपने हिस्से का खुद बनाएंगे, लेकिन उनको पहले हिस्सेदारी तो दीजिए। आप देखिए नेताओं में भी मैक्सिमम उच्च वर्ग के लोग ही रहते हैं, निम्न वर्ग के लोग या ऐसे वर्गों के लोग बहुत कम रहते हैं, उनको उतना उभरने का मौका नहीं दिया जाता। ऐसे लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए। आपने देखा होगा मतलब कुछ पार्टियां हैं जो अपोजिट पार्टियां, वो इस बात का मतलब विरोध भी करती हैं कि इनके मतलब मेन जो हैं उसमें कितने दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो सबको मौका दिया जाना चाहिए, तभी तो वो अपने वर्गों के बारे में बताएंगे कि हाँ क्या समस्या है। एक तो यहाँ वर्ग के नाम पे बांट करके पहले ही गलत कर दिए हैं, ऊपर से उसमें भी भेदभाव और भी ज़्यादा समस्या। नेक्स्ट क्या है आयाम आपका? सुशासन। फिर से आ गया सुशासन, फिर से आ गया, ये बार बार आएगा जब तक इस पर बेहतर काम नहीं होगा तब तक। सुशासन, अच्छा शासन। अच्छा शासन बहुत किस्मत से मिलता है। जैसे आपने देखा होगा एंशिएंट में प्रजा के ऊपर तो बहुत सारे राजा शासन करते हैं, लेकिन अकबर और अशोक जैसे शासक
बड़े किस्मत से प्रजा को मिलते हैं, वैसे ही हम लोग हैं। अब हमें हमारी किस्मत ही खराब है कि हमें अच्छे राजा नहीं मिल रहे हैं कि हमें रोजगार दें, हमारे लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करें, जिसमें ट्रेनिंग हो, जिसमें कुछ समावेशी हो, जिसमें कुछ नवाचार हो। ऐसी चीज़ें नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो क्या चाइना जैसे कंट्री से हम कंपटीशन कर पाते कि नहीं? क्या उनसे हम 60% घाटे में रहते, व्यापार घाटे में? नहीं, जबकि उनसे ज़्यादा यंग जनरेशन है हमारे पास, उनसे ज़्यादा लैंड है हमारे पास, उनसे ज़्यादा हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है, हम सब कुछ है आपके पास उनसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी हैं हम उनसे क्यों कम? क्योंकि टेक्नोलॉजी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी जो मतलब मिलना चाहिए ऐसी शिक्षा जो व्यावसायिक हो, जो व्यापारिक हो, ट्रेनिंग जो बच्चों को दिया जाना चाहिए, जागरूकता, सोचने की क्षमता, कुछ नया करने का अवसर, ये सब चीज़ें नहीं है हमारे यहाँ। अगर ऐसा हो तो फिर ये सब चीज़ें क्या होंगी, आसानी से हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, विकेंद्रीकरण। वही आपने कहा था ना, ये आय का समान वितरण कहिए या विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण किसका? पैसे और पावर का। दो ही चीजें हैं जो इंसान का दिमाग खराब करता है या इंसान की स्थिति को सुधारता है, एक तो पैसा और दूसरा पावर। और जब तक पैसा पावर का विकेंद्रीकरण नहीं होगा या समान वितरण नहीं होगा, तब तक क्या सतत विकास या आपका समावेशी विकास संभव है? नहीं है। यानी कि उसका वितरण समान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी के पास इतना पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है बैठे बिठाए। और आप जानते नहीं, अपने यहाँ खास करके सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है शुरू से ही। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कुछ लिमिटेड हाथों में ही रहता है। गिने चुने पहले कुछ राजा होते थे और बाकी सब प्रजा होती थी, और बाकी उनकी कुछ मंत्रिमंडल में होते थे जो घूस घूस खा के खूब अमीर हो जाते थे। आज भी वही हाल है, कुछ राजा हैं और कुछ उनके सहयोगी हैं जो मिल करके खूब अच्छी स्थिति अपनी कर लेते हैं। बाकी जो जनता है वो देखती रहती है कि कब उनकी बारी आएगी और कब उनके लिए भी सोचा जाएगा। तो स्थिति अभी भी क्या है, खराब है। तो समावेशी विकास और सतत विकास और संधारणीयता फिर से आ गया, यानी कि सतत विकास भी, यानी कि आयाम पूछे या संघटक पूछे, मिला जुला के सब वही रहेगा बार बार। नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा। अब देखिए, संधारणीयता में इन्होंने कहा है वित्तीय संधारणीयता, फिर इन्होंने कहा सामाजिक संधारणीयता और कहा है पर्यावरण। इन्होंने कहा कि संधारणीयता भी कितने प्रकार का होना चाहिए? 3। पहला वित्तीय, मतलब आर्थिक रूप से व्यक्ति सभी के पास होना चाहिए ताकि वो विकास कर सके, आगे बढ़ सके। दूसरा इन्होंने कहा सामाजिक, मतलब समाज में ये जो भेदभाव होता है ना लोगों के साथ, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को कुंठित मानसिकता का बना देता है। जैसे मान लीजिए आप में से कोई भी, मुझे नहीं पता किस भी वर्ग से है, क्योंकि वो मेरे लिए मैटर नहीं करता और किसी के लिए नहीं कहना चाहिए। मान लीजिए कोई भी बच्चा इसमें से है जो बहुत योग्य है, पढ़ने में अच्छा, बाल व्यवहार भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन चूंकि वो निम्न वर्ग से आता है और अगर वो गाँव का है और गाँव में रहता है, तो बाकी बड़े वर्ग के लोग अपने घर से अपने बर्तन में खाना नहीं खिलाएंगे, अपने बगल बैठाएंगे नहीं, या वो सम्मान नहीं देंगे जो बाकी बड़े वर्ग के बच्चों को मिलता है। तो क्या उसके अंदर कुंठा भावना आएगी कि नहीं? हीन भावना आएगी। और हीन भावना व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है ना, उसको और दबा देती है, उभरने नहीं देती है। तो और ये चीज़ हर जगह देखने को मिलेगा। ये जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए लोग रहते हैं ना, मानसिकता उतनी छोटी रहती, पोस्ट बड़ा, मानसिकता छोटी। जब वहाँ जाएंगे तब पहले तो वो आपका कास्ट पूछेंगे और उसके बाद फिर उस हिसाब से आपके साथ बर्ताव करेंगे। अगर उच्च कास्ट के हैं तो बर्ताव अच्छा, निम्न कास्ट के हैं तो लगेगा ये कैसे आ गए, इनको यहाँ नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरह की कुछ अजीब तरह की भावना होती है। मैंने ये चीज़ फेस किया है कई जगह, हालांकि ज़्यादा तो मेरा लोगों से मिलना जुलना नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कई बार प्रोफेसर्स, जिन्हें टीचर्स में सबसे उच्च स्तर का माना जाता है, प्रोफेसर होकर के भी नाम के बाद कास्ट पूछ लेते हैं। नाम बताओ तो कहते हैं कास्ट क्या है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं अधिकारी, वो भी पूछते हैं, पहले देखते हैं कि कास्ट क्या है, अगर कास्ट है तो फिर आगे, नहीं तो फिर पीछे। तो ये चीज़ें जब जितनी ज़्यादा लोगों के बीच जाएंगे उतने ही ज़्यादा समझ में आएगा, और जितना लोगों से कम मिलेंगे उतना लगेगा दुनिया बहुत अच्छी है। जैसे महात्मा बुद्ध को जब तक बाहर नहीं निकले थे बहुत अच्छा था, जब सच्चाई पता चला, बाहर निकले तब फेस किया और तब एहसास हुआ कि नहीं, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बेकार है सब कुछ, वही हाल है। तो सामाजिक संधारणीयता भी होनी चाहिए और साथ ही पर्यावरणीय। जब तक पर्यावरण को सही नहीं रखेंगे कुछ नहीं हो सकता। कोरोना ने अच्छे से सबको हिला दिया ना,
आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, हर तरह से, शारीरिक रूप से भी, हर मतलब व्यक्ति होगा जो कोई ना कोई अपने रिश्तेदार खास नातवात में कहीं ना कहीं किसी न किसी को खोया। और आर्थिक रूप से भी लोगों को बहुत समस्याएं हुई, जिनके व्यवसाय थे वो बिल्कुल ठप पड़ गए, जो छोटे मोटे काम करते थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, बिजनेस भी हो गया, रुक गया। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ और पर्यावरण एक तरफ, अगर पर्यावरण पे ध्यान नहीं देंगे तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी कर लीजिए। तो पर्यावरण पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है, ये बात कोरोना ने अच्छे से समझा दिया। इसके बाद भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है समावेशी विकास का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। समावेशी विकास का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। समावेशी विकास का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। समावेशी विकास का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, और इसके भी कई परिप्रेक्ष्य हैं और एक बहुत ही बढ़िया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें जो पहला है ये है ट्रिकल डाउन सिद्धांत। हेडिंग की पॉइंट है, पहले पॉइंट लिख लीजिए, फिर समझा दूंगी और नहीं समझ में आएगा तो लिखा दूंगी। ट्रिकल डाउन थ्योरी भी कह सकते हैं, सिद्धांत भी कह सकते हैं। ट्रिकल डाउन सिद्धांत। नेक्स्ट बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच। नेक्स्ट कल्याणकारी अर्थशास्त्र। कल्याणकारी अर्थशास्त्र। कल्याणकारी अर्थशास्त्र। और नेक्स्ट है नागरिक सहभागिता। नागरिक सहभागिता दृष्टिकोण। नागरिक सहभागिता दृष्टिकोण। तो समावेशी विकास का सिद्धांत है, पहला तो है ट्रिकल डाउन थ्योरी, हेडिंग कर लीजिएगा, ट्रिकल डाउन सिद्धांत या ट्रिकल डाउन प्रिंसिपल्स। इसको मैं लिखवा देती हूँ, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे, नोट कीजिएगा। इस सिद्धांत की मान्यता है कि तीव्र आर्थिक समृद्धि होने पर इस समृद्धि का लाभ स्वतः ही तीव्र आर्थिक समृद्धि होने पर इस सिद्धांत की मान्यता है कि तीव्र आर्थिक समृद्धि होने पर इस समृद्धि का लाभ स्वतः ही अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। अर्थात इसके अनुसार आर्थिक समृद्धि का लाभ,
प्राकृतिक कारकों द्वारा वितरित होता है। प्राकृतिक कारकों द्वारा वितरित होता है। इसे योजनाबद्ध तरीके से बलपूर्वक वितरित करने पर समृद्धि का लाभ प्राकृतिक कारकों द्वारा वितरित होता है। इसे योजनाबद्ध तरीकों या तरीके से बलपूर्वक वितरित करने पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बात समझ में आया? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैकाले ने दिया था एक सिद्धांत जिसे कहा जाता था फिल्ट्रेशन का सिद्धांत या छन छन करके नीचे वर्ग में पहुंचने का सिद्धांत। वो भी क्या कहते हैं, पढ़े हैं आप लोग, बताएं। मैकाले ने क्या कहा था जब वो अंग्रेजी शिक्षा, आप सभी को पता होगा, अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के बहुत बड़े कट्टर पक्षधर थे। वो ये भी कहते हैं कि भारत के इंग्लैंड के अलमारी के एक खाने के साहित्य में जितना ज्ञान है उतना पूरे भारतीय अरेबियन कंट्रीज के साहित्य में नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर भारत में अच्छे से मतलब अंग्रेजी शिक्षा लागू हो जाए तो फिर जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं ये ऊपर से तो दिखेंगे लेकिन अंदर से वो अंग्रेज हो जाएंगे। अंदर से अंग्रेज होंगे, बाहर से भारतीय तो दिखेंगे लेकिन उनकी जो सोच है, उनका जो व्यवहार है, ये कैसा हो जाएगा, अंग्रेजों का हो जाएगा। और वो भी है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को देखिए, वो कोई संस्कार नहीं होता। खास करके इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना, बाकी बच्चों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। वो अपनी बातों को, जैसे होता नहीं, बड़े लोगों की भावनाओं का सम्मान करना, थोड़ा लिहाज करना, उनके अंदर वो चीज़ें नहीं होती जो आपके अंदर अभी भी हैं, उनके अंदर नहीं होती। कहीं ना कहीं ये जो मैकाले ने कहा था वो आप देख सकते हैं। आज के जो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आप उनको अलग से घर पे बहुत अच्छे से नहीं संस्कार दे रहे हैं तो बहुत अलग उनका व्यवहार होता है। तो यही है ट्रिकल डाउन थ्योरी। यहाँ भी कह रहे हैं कि सरकार बहुत ज़्यादा समृद्धि करे, खूब ज़्यादा विकास करे। जब बड़े लोगों के पास पैसा आएगा तो उस पैसे का उपयोग फिर वो सामान लेने में, सेवाएं लेने में या बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा अपने आप बाकी लोगों के पास पहुंच जाएगा। अगर ऊपर के वर्गों के पास पैसा नहीं होगा तो नीचे कैसे जाएगा, क्योंकि वो पैसा रख के तो बैठेंगे नहीं, निश्चित ही कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, खर्चा करेंगे, कुछ चीज़ें परचेज करेंगे, तो पैसा फिर क्या होगा, निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंच जाएगा अपने आप। उसको जबरदस्ती ना भेजिए, नहीं तो नकारात्मक प्रभाव आएगा। जैसे ये नहीं कि किसी ने खूब पैसा कमाया तो उसका पैसा छीन करके गरीबों में बांट दीजिए, फिर वो फ्री का पैसा पाए और फिर वो ड्रिंक करके और कहीं भी जाके लुढ़क जाए। मतलब ये है कि तरीके से पहुंचने दीजिए, सलीके से पहुंचने दीजिए। ये है ट्रिकल डाउन थ्योरी। कोई भी थ्योरी हमेशा सही नहीं होता और हर जगह गलत भी नहीं होता, ठीक ना। तो ये है ट्रिकल डाउन थ्योरी। नेक्स्ट है आपका हेडिंग बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच बहुत ही शानदार है और इस पर वर्क होना चाहिए हर क्षेत्र में। ये बता सकते हैं बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है? मतलब नीचे से ऊपर तक। हाँ, विकास नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं होना चाहिए। जब विकास नीचे से ऊपर करेंगे, जैसे मैकाले कहते हैं बड़े उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित कर दीजिए, बाद में इनसे शिक्षा छन छन के नीचे चली जाएगी, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पहले निम्न वर्ग पे ध्यान दीजिए, वहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाइए। पहले सुधार नीचे कीजिए, तब ऊपर की तरफ जाएंगे तो सुधार लंबे समय तक टिकेगा। सब लोग कहते हैं ना, नींव मजबूत होना चाहिए। जब नींव अच्छा होता है, मजबूत होता है, तभी आगे की मंजिलें उस पर रुकते हैं, नहीं तो वो रह जाएंगे। तो वही है बॉटम अप अप्रोच। खास करके जो विकासशील और अल्पविकसित कंट्रीज हैं, यहाँ पे पहले किसानों पे ध्यान दीजिए, मजदूरों पे ध्यान दीजिए। जब उत्पादन बढ़ेगा, किसान उत्पादन करेगा तभी तो फैक्ट्री लगाएंगे। फैक्ट्री लगा दीजिए, उत्पादन हो ही ना, कैसे उपलब्ध कराएंगे।
तो पहले क्या करना है, किसानों की स्थिति सुधारनी है, वो उत्पादन बढ़ाएं। उत्पादन ज़्यादा होगा तभी तो निर्यात करेंगे, तभी उपभोग करेंगे, तभी स्टोर करेंगे, तभी फिर उससे फैक्ट्री में ले जाके नया माल बनाएंगे। और शिक्षा भी जब शुरू से ही होगा, वहीं से तो लोग धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाते, वहीं जा करके अधिकारी बनेंगे, वहीं फिर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और बेहतर काम करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से छोड़ देंगे, नीचे का एक तबका वो नहीं विकसित होगा, तो वो फिर हमेशा पीछे ही रह जाएगा और फिर एक जो लंबी खाई बनेगी उसे भरना काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए गांधी जी कहते थे कि हमारे यहाँ कुटीर उद्योग होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या बहुत है, उसको रोजगार मिलेगा, उसका विकास भी होगा और वस्तुएं भी गुणवत्तापरक होंगी। लेकिन नेहरू जी कहते थे नहीं, आप जमाने से पीछे चल रहे हैं, हमें औद्योगिकरण करना चाहिए। जब ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय कंट्रीज में उद्योग इतनी बड़े पैमाने पे चल रहे हैं, मशीन चल रहे हैं, तो ऐसे में हम पीछे क्यों जाएं, हमें भी आगे देखना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इससे क्या होती है, समस्याएं होती हैं। कुछ आप देखें फैक्ट्रियों में ज़्यादा से ज़्यादा मशीन लग जाते हैं, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिलता और फायदा ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही हाथों में सिमट के रह जाता, बाकी लोगों के पास पैसे नहीं होते। तो बॉटम अप अप्रोच समझ में आया। जैसे पहले आप देखते रहे होंगे रेलवे स्टेशनों पे या हॉस्पिटल्स में लिखा रहता था कि यहाँ पे मतलब कुछ भी खा के थूकना मना है, या ये दंडनीय अपराध है, ऐसा अक्सर लिखा रहता था। लेकिन लोग कुछ भी खा के वही जा करते थे। एग्जाम्पल दे रही, अभी क्या लिखा रहता, रेलवे आपकी संपत्ति है, इसकी सुरक्षा, इसकी स्वच्छता करना आपका उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है। तभी अंदर से भाव उत्पन्न होता, नहीं ये हमारा कर्तव्य है और इसे हमें स्वच्छ रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। तब आप जागरूकता एक तरह से आती है ना, यानी कि ये नहीं कि ऊपर से सिर्फ दबाव बन रहा है, आपके अंदर से वो भावना आती है कि नहीं ये हमारी संपत्ति है, इससे हमें ही सफर करना है, तो इसे स्वच्छ रखना चाहिए। हॉस्पिटल्स में लेकर अब मतलब कहीं ऐसा नहीं लिखा रहता कि जो आपके ऊपर दबाव बनाए, ऐसा जो आपको उभारे, आपके अंदर से वो भावना जागृत करे कि हमें ऐसा करना चाहिए। बस समझ में, ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, पहले ऐसा रहता था, अब नहीं रहता। अब हर एक जगह यही रहेगा, ये आपकी संपत्ति है, इसकी स्वच्छता अगर ले जाने लायक रहे तो कहाँ इंडिया वाले पीछे ही रहेंगे, सब कुछ उठा ले जाएंगे, वो अपने घर से रखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, कल्याणकारी। तो ये लिखवाने की आवश्यकता है क्या, बॉटम अप अप्रोच। आगे सबको समझ में आ गया। देखिए बेटी, सिर्फ वो बैग वाला ढूंढने वाला काम थोड़ा सा कम करना है, दिमाग में कुछ चीजें रखनी है, समझना है। रखेंगे कब या रहेगा कब, जब समझेंगे और रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आपका कल्याणकारी अर्थशास्त्र। हाँ बेटी, हेडिंग करिए या समझ लीजिए, इसका मतलब समझ रहे हैं। कल्याणकारी अर्थशास्त्र का मतलब होता है, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी, मतलब पैसे का जो लेन देन होता है, वित्तीय लेन देन होता है, ऐसी चीजें ज्यादा होती है। तो ये कल्याणकारी कब होगा, जब सभी के पास पैसा जाएगा, सबके पास पैसा जाएगा, आय का समान वितरण होगा, सभी को रोजगार मिलेगा, सबकी स्थिति में सुधार होगा, तभी कल्याणकारी अर्थशास्त्र सही से लागू हो सकता है। यानी कि अर्थ का ऐसा उपयोग कि सबका कल्याण हो, तभी क्या होगा, संभव होगा कल्याणकारी अर्थशास्त्र। अभी हम आपको किताबी भाषा में लिखवा भी सकते हैं और ये मैंने आपको आम भाषा में समझा भी दिया है। तो अब आप लिखना चाहेंगे या समझ लीजिए, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट है नागरिक सहभागिता दृष्टिकोण, देखिए बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि नागरिकों की सहभागिता हर क्षेत्र में, जैसे गंगा सफाई अभियान आज तक सफल नहीं हुआ, सिर्फ एक बड़ा कारण है कि उसमें आम लोगों की सहभागिता नहीं है। पॉलीथीन बैन कई बार कोशिश किया लोगों ने, लेकिन खत्म नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि नागरिकों की उसमें सहभागिता नहीं है, उनके अंदर जागरूकता नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं कि वो नहीं सफल हो रहे हैं क्योंकि इसमें नागरिकों की सहभागिता नहीं है। अभी इसमें नागरिकों की सहभागिता भी सरकार ले रही, उनको जागरूक करके तो ये काम बहुत तेजी से और कम पैसे में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बस कागजी में पैसे आते हैं, काम होता है, धरातल पे वो चीजें सफल नहीं हो पाती क्योंकि नागरिकों के पास जागरूकता ही नहीं है। जब तक वो नहीं समझेंगे, करते रहिए आप सफाई, फिर गंदा कर देंगे। सफाई करने में समय लगेगा, गंदा करने में समय नहीं लगता है। तो ये सहभागिता समझ के हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो। अब देखिए कानून सरकार बनाती रहती, अस्पृश्यता कौन से अनुच्छेद में है, 17 नहीं करना चाहिए, कानूनन अपराध है। जमाने से संविधान में ये चीजें बनी हैं और पढ़े लिखे लोग जानते हैं।
लेकिन क्या ये सब चीज़ें धरातल पे पूरी तरह से खत्म हो पाई है? नहीं, क्योंकि नागरिकों की इसमें सहभागिता नहीं है, जागरूकता नहीं है। हर क्षेत्र में देखेंगे आपको यही देखने को मिलेगा, सहभागिता बहुत जरूरी है। जब तक नहीं समझेंगे ऐसे ही हर जगह गंदगी, अशिक्षा, अव्यवस्था फैली रहेगी। व्यवस्था लानी है तो लोगों को थोड़ा जागरूक कीजिए। जैसे थोड़ा पीएम ने शुरुआत में अच्छा काम किया था, जब वो खुद झाड़ू लेकर के साफ सफाई करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे कि आप भी करिए। ये अच्छा काम था कि लोगों को जागरूक करने का उन्होंने प्रयास किया। इसका थोड़ा आपको असर भी दिखा होगा। पहले से आपको साफ सफाई रेलवे स्टेशनों पर, सड़कों के किनारे, ऐसे जगहों पे अब दिखती है, क्योंकि उन्होंने इसको वाकई में सराहनीय कार्य किया था। उन्होंने इस क्षेत्र में शुरुआत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्होंने बहुत बार इसको प्रत्यक्षली काम किया और बहुत सारे लोगों ने किया। तो इसका थोड़ा हमारे अंदर भी आया फीलिंग। अब कहीं ना कहीं हम डस्टबिन ढूंढते हैं, अगर मिल जाए तो इधर उधर नहीं फेंकेंगे, और नहीं मिलेगा तो आदत है कहीं भी फेंक देते हैं। लेकिन कम से कम ढूंढते तो हैं एक बार कि डस्टबिन हो तो उसमें डाल दें, खास करके जो थोड़े पढ़े लिखे लोग। बाकी नहीं मिलेगा तो वो भी बहुत होशियार है, वहीं जहाँ नहीं वहीं फेंकने चलते हैं। अपने क्लास में बहुत हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सामने में बैठे हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, समावेशी विकास में प्रमुख चुनौतियाँ। जो मैम पढ़े लिखे वो और जाके कचरा डालते हैं। एकदम सही है, नदी में मैम, हर जगह। कुआनों में मैम सही पूछिए, मलेश्वर में बैठे थे मैम, यहीं पे आगे दोनों लोग थे मैम, हस्बैंड वाइफ, लग रहे थे कि आप वेल एजुकेटेड हैं, लग रहे थे ये कह रहे थे कि लाभ वीडियो बना के डाल दें। दीदी कोई फायदा नहीं है वीडियो बना के डालने से, जब तक जागरूकता नहीं आएगी ना लोगों के अंदर, कोई फायदा नहीं। एक बोरा क्या सच में मैम, दीपावली का समय था, वही साफ सफाई हुई थी बहुत बेहतरीन। भगवान क्या बताएं। आते टॉपिक पे क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर समझाए फिर कहीं समझाने लायक नहीं है, इन्हीं को मारने लगते बहुत बड़े हैं। कोई नहीं बेटे, आप अपने सहपाठियों को समझाइए, अपने से छोटों को समझाइए, जहाँ आपको खतरा भी ना हो और लगे कि काम क्योंकि वही आगे चल के बड़े होंगे और फिर वो भी पेरेंट्स बनेंगे, फिर वो अपने बच्चों को उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो आप जहाँ कर सकते हैं वहाँ प्रकाश फैलाइए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक ना। तो हेडिंग है समावेशी विकास में प्रमुख चुनौतियाँ। समावेशी विकास में प्रमुख चुनौतियाँ। समावेशी विकास में प्रमुख चुनौतियाँ, पहला हेडिंग कीजिएगा। और ये हम भारत के संदर्भ में देख रहे हैं ना, भारत के, ये नहीं दुनिया के संदर्भ में नहीं देख रहे हैं, भारत के संदर्भ में। पहला, कुशल श्रमिकों की न्यून उपलब्धता। पहला, कुशल श्रमिकों की न्यून उपलब्धता। कुशल श्रमिकों की न्यून उपलब्धता। अभी भी आप सभी लोग इस चीज से सहमत होंगे? जी यहाँ पे आप श्रमिक बहुत आप सभी लोग सबसे अच्छी, मतलब जो कहते हैं एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, मतलब सुन के कह के ही लगता है कि हाँ कुछ अलग, बाकी तो लोगों का तो कोई गिनती ही नहीं। आप लोग इतने अच्छी महत्वपूर्ण एग्जाम की तैयारी करने आए हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर भी क्या वो कुशलता है नहीं जो होना चाहिए एक प्रशासक के अंदर, जैसे बोलने की, बात करने की, खड़े होने की, अपनी बात को रखने की, सोचने की, या इस तरह के कुछ क्रिएटिव अलग करने की है? नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही नहीं है। तो बाकी यहाँ अन्य जो स्कूलों से लोग निकल रहे हैं एमए करके, बीए करके, या और भी कोई कोर्स, क्या उसके अकॉर्डिंग वो प्रशिक्षित होते हैं, कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, वो काम वो कर रहे जाएंगे? नहीं, केवल हम क्या कर रहे हैं, डिग्रियाँ लेते हैं। आपने इसके पहले के चैप्टर में पढ़ा था ना, हमारे यहाँ जो शिक्षा है वो केवल उपाधि परक है, रोजगार परक नहीं है। उपाधियाँ तो खूब है, डिग्रियाँ खूब है, मेरे पास भी डबल बीए, ट्रिपल एमए और नेट, डबल सी, सब कुछ उपाधियाँ बहुत है।
और हर किसी के पास रहता है। आप यहाँ कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ना किया हो, लेकिन अगर उनसे बात करिए किसी मुद्दे पे 2 लाइन भी ना बोल पाएंगे। और अगर खड़े होके कहीं मतलब सिर्फ यही बोलने को कह दीजिए कि आप यही जाके बोल दीजिए स्टेज पे अच्छे से खड़े होके कि 26 जनवरी या मतलब इस तरह के ओकेजन या मुबारकबाद केवल दे दीजिए ना, वो भी नहीं बोल पाएंगे। इतनी हालत खराब रहती है। जैसे अभी कल है, मुझे नहीं लगता यहाँ आप लोगों की परसों की तैयारी है कुछ इस तरह की। सभी लोग बात खड़े होने वाले हैं या कोई बोलने वाला है, बताएं। अब बात हो ही गई है क्या क्षमता? यूपीएससी के स्टूडेंट हैं आप लोग, होना चाहिए, बोलने आना चाहिए। कुछ ऐसा टॉपिक आप लोगों के पास होना चाहिए जिसपे आप बोल सके कुछ देर विदाउट मतलब वो तेज बिना देखे अपने मन से, अपने विचारों से, अपने शब्दों में तरीके से सलीके से बोलना मतलब आना चाहिए, क्योंकि आप यूपीएससी के स्टूडेंट। ये आवश्यकता है खुद आपको आपके एग्जाम के लिए, बाकी जगह तो लगेगा ही। तो क्या ये जो हेडिंग हम पढ़ रहे हैं ना, रटा नहीं रहे हैं हम, इसीलिए समझा रहे हैं आपको कि हमारे यहाँ कुशल श्रमिक नहीं है। और वो श्रमिक ये नहीं कि मजदूरी करने वाले, जो बड़े पोस्ट पे हैं वो भी श्रमिक है, वो भी श्रम कर रहे हैं। जो छोटे पोस्ट पे हैं वो भी श्रमिक कर रहे हैं, वो भी श्रम कर रहे हैं। यानी कि सब रोजगार, कहते हैं ना कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। योग्यता के अकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हैं तो छोटा बड़ा नहीं है, काम कर लेना चाहिए। तो हमारे यहाँ कुशलता बहुत कम है। सभी स्कूलों का, सभी जगह शिक्षा का यही हाल है, कुशलता नहीं है। कोई बच्चे उस तरह का उनके अंदर गुण नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि पोस्ट ग्रेजुएट है। वही क्लास 6 वाली हरकतें रहती हैं लोगों की, पता नहीं चलता यूपीएससी के स्टूडेंट है। कोई तार्किकता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं पता है, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक कुछ भी नहीं पता। बस नाम है यूपीएससी का स्टूडेंट है और पढ़ रहे हैं, सालों से तैयारी कर रहे हैं, कोई इलाहाबाद में कोई दिल्ली। लेकिन क्या वो क्वालिटी भी है आपके अंदर, क्या डेवलप कर रहे हैं, उस बारे में विचार है आपका? नहीं कर रहे, करिए। क्योंकि ये क्या है, इसकी वजह से होता नहीं है, काम नहीं होता। क्या नहीं होगा? समावेशी विकास नहीं होगा अगर ये नहीं होगा। और अगर ये नहीं होगा तो जिस भी क्षेत्र में लगे हैं फिर वो नहीं होगा। नेक्स्ट हेडिंग, क्षेत्रीय असमानता। नेक्स्ट है क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय असमानता। अब ये सब कैसे आ गया? ये चुनौती है। अगर क्षेत्रीय असमानता जो विद्यमान है ये बना रहे तो भी समावेशी विकास नहीं होगा और ना ही सतत विकास होगा। इसको तो एक बार समझा चुकी हूँ, फिर से नहीं समझाएंगे। अब ऐसे देख लीजिए, राजस्थान में है पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, लद्दाख में है तो पूरा बर्फ ही बर्फ है, और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ ही पहाड़ है, कहीं पठार ही पठार है। तो प्राकृतिक रूप से भी असमानता है, आर्थिक रूप से भी असमानता है, सामाजिक रूप से भी असमानता है, राजनीतिक रूप से भी असमानता है, हर चीज़ में असमानता है। और जब तक समानता नहीं लाएंगे ये विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट, लिंग एवं जातीय असमानता। लिंग और जातीय असमानता। लिंग और जातीय असमानता। वो भी मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि जब तक ये जो लिंग का भेदभाव है ये पूरी तरह से खत्म नहीं होगा और दोनों जो है समाज में लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये दोनों लोग साथ में काम नहीं करेंगे, अच्छे से मिलजुल के काम नहीं करेंगे, तब तक समावेशी विकास या सतत विकास संभव नहीं है, सिर्फ किताबों में ही रह जाएंगे वो। और इसके अलावा जातीय असमानता, कितना ज़्यादा इससे भी इम्पैक्ट आता ना, शारीरिक मानसिक उनकी योग्यता का सदियों से दबा दिया गया है, इसी जातीयता के बंधन में बांध करके। इसे क्या करना है, ये अगर बना रहे इसी कट्टर रूप में तो समस्याएं होंगी। नेक्स्ट है नौकरशाही और भ्रष्टाचार। नौकरशाही और भ्रष्टाचार आजकल ये आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या हो गई है। नौकरशाही और भ्रष्टाचार। आपके यहाँ भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है हर क्षेत्र में, और नौकरशाही भी आप लोग डील कर चुके हैं, तो इसको समझाएं या रहने दें? आगे बढ़े। शिक्षा का स्तर तो आपके यहाँ बहुत ही खराब है, एकदम निम्न स्तर की शिक्षा प्रणाली है आपके यहाँ की।
कोई प्रशिक्षण नहीं है, कोई नवाचार नहीं है, कोई भी रोजगार परक शिक्षा नहीं दी जाती है, कुछ भी कोई व्यवसाय वगैरह नहीं कर सकता, सिर्फ उपाधियां ही लेते रहिए, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और ये इतनी आसानी से होने वाला भी नहीं है। बेरोजगारी बेरोजगारी भी इस समय क्या है, बहुत ज्यादा है। हर राज्य में आप देख रहे हैं जो बेरोजगार है वो बेचारे लाठियां खा रहे हैं, चाहे यूपी हो या बिहार, सब जगह इस समय बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। पहले तो पढ़िए, फिर जाके धरना दीजिए, फिर मार खाइए, जेल जाइए, फिर वापस आइए, फिर पढ़िए, नौकरी मिलने से भी यही प्रोसेस चल रहा है। जैसे अंग्रेजों के टाइम में था, वो पकड़ के मारते थे, जेल में बंद करते थे, फिर छूटते थे, हम फिर जाते थे, धरना देते थे, फिर वो यही करते थे और हमारा जीवन यही करने में चला जाता था और हमारे साथ कोई न्याय नहीं होता था। वही फिर से हो गया, यानी ऊपर से ब्लैक अंग्रेज आ गए हैं, अंदर गोरे अंग्रेजों का सोच है। तो अभी भी अंग्रेजों की ही सोच चल रही है यहाँ पर। तो ये सारी क्या है, चुनौतियाँ हैं समावेशी विकास के लिए। कल हम लोग देखेंगे और भी महत्वपूर्ण चीज़ें। आज के लिए इतना ही, पढ़ के आइएगा।